क्वेश्चंस करना जरूरी है, ठीक है ना। सिलेबस क्योंकि देखिए इतना समय नहीं रहता है कि हर चीज़ डिस्कस किया जा सके, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चंस करना उतना ही जरूरी है। क्यों? पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? वही ये है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कई घटकों से मिलकर बना हुआ, ठीक। एक लोक सेवक के लिए यानी पब्लिक सर्वेंट के लिए इसकी आवश्यकता पर चर्चा है, ठीक। क्लियर? दिया है भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति की भावनाओं को जानने, ठीक है ना, यानी परसीविंग, ठीक, और उसका प्रबंधन करने, मैनेज करने, ठीक, खुद के अहम को अभिप्रेरित करने के लिए, ठीक, मोटिवेट करने के लिए और दूसरे की भावनाओं को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए तथा दूसरों के साथ संबंधों का प्रबंधन करने की एक क्षमता है जिसको हम लोग भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक। उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता में कई घटक शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना। हमने बताया था कि डेनियल गोलमैन ने आपको बताया था कि कितने घटक हैं, 5, ठीक है ना। क्योंकि 5 घटकों को लेकर के हम लोग चलते हैं। कौन कौन सा है? पहला है स्व जागरूकता, ठीक है ना, क्लियर। सेल्फ अवेयरनेस जिसको कहा जाता है, सेल्फ अवेयरनेस में व्यक्ति में स्वयं की भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। उच्च स्व जागरूकता वाले व्यक्ति अपने सबल निर्बल पक्षों, मूल्यों, उद्देश्यों के प्रति जागरूक होते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है? आत्म प्रबंधन, ठीक है ना, यानी सेल्फ रेगुलेशन जिसको हम लोग कहा जाता है, ठीक है ना, या सेल्फ मैनेजमेंट या सेल्फ रेगुलेशन, दोनों एक ही है। क्या? व्यक्ति भावनाओं और आवेशों को कितने अच्छे से नियंत्रित करता है, ठीक है ना, क्लियर। कि कैसे भाई सेल्फ रेगुलेट करना, कि मतलब गुस्सा आ रहा है तो कितना गुस्से का परसेंटेज हमको, ठीक है ना, गुस्से के लिए ही करना है और कितना उससे मतलब कुछ अलग इधर रास्ता निकालना है। सेल्फ रेगुलेशन में हमारा ये भी आता है कि हम लोग किस तरीके से उसका उपयोग करें। जैसे गुस्सा आ रहा है तो एक तो होता है कि तुरंत उसका विपरीत प्रभाव दिखा दें, रिएक्शन दिखा दें, और दूसरा होता है वैचारिक, ठीक है ना, विचार करें कि अब हमको क्या करना है, आखिर ये गुस्सा सामने वाले को आया क्यों, कैसे, क्या, किस तरीके से, ठीक है ना। तो उस चीज़ों को देखना है। तो वही हमारा क्या होता है? आत्म प्रबंधन, सेल्फ रेगुलेशन। तीसरे आत्म प्रेरणा, ठीक है ना, मतलब सेल्फ इंडक्शन जिसको कहा जा सकता है, ठीक, या सेल्फ मोटिवेशन। सामाजिक जागरूकता यानी यहाँ सामाजिक कौशल से मतलब था सामाजिक यानी सोशल स्किल्स, ठीक, और संबंध प्रबंधन इत्यादि, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब ओवरऑल हम लोगों का किस किस तरीके से ये प्रमुख घटक थे, घटक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही घटकों के बारे में यहाँ समझाया है। फिर कहा है कि इसकी आवश्यकता क्या है भावनात्मक बुद्धिमत्ता की, ठीक। पहला क्या? सही निर्णय लेने के लिए। दूसरा क्या? स्वयं तथा दूसरों को प्रेरित करने के लिए, ठीक है ना, क्लियर। तीसरा क्या है? लोक सेवा को सही अर्थों में लोकोन्मुखी बनाने के लिए, ठीक है ना। चौथा सार्वजनिक व निजी संबंधों में सामंजस्य बिठाने के लिए, ठीक है ना, क्लियर। कि भाई अगर सार्वजनिक यानी पब्लिक रिलेशन हमारा है और अपना पर्सनल रिलेशन है, मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों में एक सामंजस्य बैठाना कि दोनों ही सही चले, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। और दूसरा क्या है? नवीन प्रशासनिक चुनौतियों के समाधान के लिए जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चुनौतियाँ आ रही हैं, बाधाएँ आ रही हैं, उनके सॉल्यूशंस के लिए, समाधान के लिए, उचित समाधान, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता हो जाता है। अब दिया हुआ है क्या? आपका IQ। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बौद्धिक स्तर यानी IQ से अधिक भावनात्मक समझ का होना अनिवार्य है, ठीक है ना, ऐसा टिप्पणी थी, ठीक। हमने बताया था कि डेनियल गोलमैन ने बताया था कि 80% EQ का होना आवश्यक है, भावनात्मक लब्धि का होना आवश्यक है, और 20% हमारा IQ का होना आवश्यक है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब
आप ये समझ लो कि 1/4 से भी कम क्या होना चाहिए IQ। उससे ज़्यादा अगर 3/4 देख लिया जाए, उससे ज़्यादा हमारा क्या EQ, भावनात्मक लक्ष्य, ठीक है ना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम लोगों को एक भावनाओं को पहचानने आ गया किसी व्यक्ति में, उसका मूल्यांकन करने आ गया, नियंत्रण करने आ गया और अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस करना आ गया, तो जाहिर सी बात है ये हम अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं। लेकिन केवल हमको नॉलेज है, जानकारी है किसी के मामले में, हम इस बिहाफ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते हैं। ये चीज़ का है दिया हुआ है क्या कि एक व्यक्ति की सफलता में बौद्धिक स्तर, भावनात्मक बुद्धि दोनों का हाथ रहता है, किंतु पर्याप्त प्रमाण है बौद्धिक स्तर केवल एक छोटे से भाग का ही प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जानकारी जहाँ तक है, आप केवल जानकारी किसी के बारे में अगर प्रत्यक्ष आपके सामने है तो आप क्या करोगे, भावनात्मक रूप से देखोगे, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करोगे। वैसे भी दे रखा है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपके 5 घटकों पर आधारित है। सेल्फ अवेयरनेस, तो सेल्फ अवेयरनेस में तो आपकी जानकारी आ गई, IQ आ गया, मतलब वो IQ आपके भावनात्मक बुद्धिमत्ता में ही डिफाइन है एक हिसाब से, ठीक है ना। सेल्फ मोटिवेशन क्या कि अगले को भी देख करके कि भैया अच्छा कार्य कर रहा है, प्राइज पा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में उसका नाम है, ठीक, हमारा भी हो, हम उस हिसाब से अपने को सेल्फ मोटिवेट करते हैं, ठीक है ना, कि जनता के लिए हम भी कुछ करें, ठीक है ना। ठीक है, दूसरों से संबंध बनाना, ठीक है ना, संबंध भी कहा है, संबंध मैनेजमेंट, ठीक है ना, संबंध प्रबंधन में क्या है भैया, निजी रिलेशन, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को हम मैनेज करके चल रहे हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता ये है, ठीक है ना। तो ये सब उसके सुखद परिणाम हैं, ये सब उसके क्या है, सुखद यानी पॉजिटिव सकारात्मक बिंदु हैं, जो कहीं ना कहीं IQ से ज़्यादा रोल निभाते हैं, ठीक है ना। क्लियर? फिर आ जाइए, किसी व्यक्ति की सफलता में भावनात्मक बुद्धि की हिस्सेदारी 75% से अधिक होती है। जाहिर बात है, डेनियल गोलमैन ने 80% कहा है, ठीक है ना। क्लियर? यही कारण है वैश्वीकरण के वर्तमान युग में जहाँ प्रतिस्पर्धा और तनाव का उच्चतम स्तर है, उच्च बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति या तो असफल रहते हैं या सीमित सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है ना भाई। जाहिर सी बात है, ये प्रतिस्पर्धा का दौर है, उच्च तनाव का दौर है, ठीक। आप उच्चतम बुद्धि रखते हो, बौद्धिक, उससे कम चलने वाला नहीं है। उन पार्ट्स का होना आवश्यक है कि हाउ टू रिजॉल्व द सॉल्यूशन, हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम्स को दूर कैसे करें जिससे हमारा तनाव क्या हो, दूर हो, ठीक है ना। क्लियर? ग्लोबलाइजेशन वाला दौर चल रहा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या कि अकेले नहीं, ग्लोबलाइज वैश्वीकरण के दौर में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को हम लोगों को समझना है, ठीक, वही है। आगे आइए, नेक्स्ट। ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद दिया हुआ है क्या, एक उदाहरण दिया हुआ है, मंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर का गढ़ है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि इस समय सूचना प्रौद्योगिकी का क्या है, गढ़ माना जाता है बेंगलुरु, ठीक है ना। क्लियर? आगे है जो कि वर्तमान समय में आत्महत्या का केंद्र भी बन चुका है, ठीक है ना। हाल के दिनों में सिविल सेवकों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या निम्न भावनात्मक बुद्धि का ही परिणाम है। अभी आपने देखा होगा कि निजी कारणों से एक IAS ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली, ठीक है ना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भी एक स्वरूप आपने ये देखा कि संबंधों का मैनेजमेंट यानी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को हम लोग क्या बराबर से मैनेज करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। मैनेज करते हुए चलेंगे तभी जा करके चीज़ें क्या होंगी, प्रबंधित होंगी, ठीक है ना। क्लियर? फिर आगे दिया हुआ है क्या कि वही चीज़ दिया हुआ है कि भाई जटिल समस्या का मानसिक क्षमता द्वारा किसी भी जटिल समस्या का सामान्यीकरण कर देते हैं, जैसे स्वजागरूकता, ठीक, स्व विनियमन, प्रेरणा, ठीक, मोटिवेशन, सहानुभूति और सामाजिक कौशल जैसे घटक मिलते हैं।
वही निष्कर्ष तक कहा जा सकता है कि हम लोग क्या करते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता IQ से ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, ये माना जा सकता है। अब आ जाइए इस पे आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं। भावनाओं का प्रबंधन किसी लोक सेवक की सफलता या असफलता का आधार है, ठीक है ना, क्लियर। क्वेश्चन देखिए, है वही इमोशनल इंटेलिजेंस, लेकिन पूछने का तरीका क्या है, अलग है। पूछ दिया क्या कि भावनाओं का प्रबंधन, यानी यहाँ क्या दे दिया है, यहाँ जो डेनियल गोलमैन के 5 घटक थे उन घटकों में से एक घटक को दे दिया। देखिए क्या दिया है, भावनाओं का प्रबंधन, ठीक है ना, क्लियर। भावनाओं का प्रबंधन किसी लोक सेवक की सफलता या असफलता का आधार है, साथ ही एक लोक सेवक को इसको कैसे बढ़ा सकता है। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस तरीके से करना है, ठीक। जैसे दिया हुआ है, भावनाओं का प्रबंधन भावनात्मक बुद्धि का सबसे जटिल पक्ष है। इस क्षमता को प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति भावनात्मक बुद्धिमत्ता के ऊंचे स्तर पर, ठीक है ना। यहाँ दिया है कि इसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष ये कहता है कि भावनाओं को अभिव्यक्त करने से पहले प्रतिबंधित करना, ठीक है ना, टू रेस्ट्रिक्ट द इमोशंस, ठीक है ना, बिफोर एग्जीक्यूटिंग देम, ठीक है ना। मतलब किसी भी भावना को, इमोशन को एग्जीक्यूट करने से पहले हम भावनाओं को क्या कर लें, प्रतिबंधित कर लें, रेस्ट्रिक्ट कर लें अपने तक। मतलब क्या, जैसे सामने वाले साहब हम पे गुस्सा कर रहे हैं, अब जब हम पे गुस्सा कर रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य है, हम भी क्या करें, गुस्सा करें, एक पक्ष तो ये। लेकिन वहाँ क्या कहा है कि गुस्सा न करने, आप एक्सप्रेस करने से पहले क्या कर लें, प्रतिबंधित कर लें। और प्रतिबंधित करने के बाद दूसरा पक्ष ये भी रखा है क्या, वैचारिक। आप विचार करें कि आखिर उसको गुस्सा आ काहे रहा है, बात तो वही हुई, ठीक। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा, भावनाओं की अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करना, ठीक है ना। मतलब अभिव्यक्ति, एक्सप्रेस को हमें क्या कर ले रहे हैं, प्रतिबंधित हर ओर से कर ही ले रहे हैं, ठीक। आगे दिया हुआ है, ये वर्तमान में सिविल सेवाओं के तनाव का ऊंचा स्तर, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। प्रमुख कारण क्या, कल्याणकारी राज्य की बढ़ती आकांक्षाएं। भाई सरकार का दबाव है कि कल्याणकारी हमारा राज्य कैसा हो, वेलफेयर स्टेट हो, ठीक है ना, वेलफेयर स्टेट। इसके लिए सरकार ने नीति निर्देशक तत्व दे दिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे दिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो सभी का पालन एडमिनिस्ट्रेशन को कराना है, ठीक। उसका भी एक दबाव है, ठीक है ना। दबाव क्या, सार्वजनिक चीज़ों का हम लोग देख रेख करें, पशु पक्षी सबकी सुरक्षा करें, वन जीव की सुरक्षा करें, सभी को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराएं, ठीक है ना, है कि नहीं है। तो ग्राम प्रशासन को, ठीक, क्लियर। तो कहाँ जहाँ जैसे ग्राम पंचायतों का गठन भी तो है, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे ये सब, ठीक है, सबको अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें जितने भी आपके नीति निर्देशक तत्वों में आ रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है कि वो उन कार्यों को एग्जीक्यूट कराएं, और उन कार्यों को एग्जीक्यूट करा के राज्य को वेलफेयर स्टेट बढ़ने के कदम में अग्रसर करें, यही तो होगा, ठीक। तो वही चीज़ है कि इसका भी क्या है, बढ़ता बोझ है किस पर, सिविल सर्वेंट्स पर। फिर गठबंधन की राजनीति, अब आइए आ जाइए, गठबंधन की राजनीति है, बीच में पिसेगा कौन, एडमिनिस्ट्रेटर, पिसेगा कि नहीं, ठीक। पता चला इधर कोई बोल रहा है कि ले जाओ इस ब्रिज को तोड़ दो, इधर कह रहा ना टूटने मत देना। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या करे, तो किस तरीके से मैनेज करना है चीज़ों को, क्या करना है, ये सारी चीज़ें किससे आ रही हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस से आ रही है, नागरिकों का, ठीक। ठीक है ना। फिर नागरिक समाज, मीडिया का दबाव, आंदोलन जो चल रहे हैं, ठीक, ये सब
भावनात्मक प्रतिबंधन की क्षमता रखने वाले प्रशासक वो सब सामर्थ्य होता है जिससे वह विवादों की रचनात्मक ढंग से समाधान कर सके। ठीक है ना। एक प्रशासक को प्रायः ऐसे कर्मचारियों के साथ काम करना होता है जिसके चयन में उसकी कोई भूमिका नहीं है। ठीक है ना। क्लियर। जाहिर सी बात है, ये पढ़े हैं हम लोग कि कोई भी उसकी भूमिका ऐसे लोगों की होती है जो उसके लिए क्या होते हैं, नए होते हैं। ठीक है ना। दूसरे के संवेगों और उसकी अभिव्यक्तियों द्वारा वो अभिव्यक्तियों यानी क्रोध आदि के व्यक्तिगत स्तर पर न लेकर अपने व्यवहार द्वारा नियंत्रित करना, किसी भी प्रकार की अनिश्चितता अथवा परिवर्तन के साथ अपनी समझ बनाना। मतलब आकस्मिक आपके कार्य प्रणाली में चेंज आ जाए, मान लीजिए आप किसी उसके जिले के डीएम हो, ठीक है ना, और क्या हुआ कि सरकार बदल गई, सरकार बदली, कार्य प्रणाली बदल गई, पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो उस सिस्टम के साथ अपने को ढाल लेना, वही यहाँ कहा है क्या कि किसी भी प्रकार की अनिश्चितता अथवा परिवर्तन के साथ अपनी समझ को भी क्या करना, विकसित करना, अपनी समझ बना लेना। ठीक है ना। आगे, निर्णयों को प्रभावित करने वाले नैतिक मूल्यों और विश्वासों को समझना, ठीक, उनकी पहचान करना, दूसरे व्यक्ति के संवेगों और परिस्थितियों को समझकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करना। ठीक है ना भाई, यहाँ संवेग और आवेग ही देखना है। ठीक है ना, कि अभिव्यक्ति उनकी कैसी है। अभिव्यक्ति में क्रोध भी हो सकता है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन में, तो हर चीज़ समझ करके ही वो करना। फिर अनेक क्षमताएं जिनका विकास करना लोक सेवक के लिए क्या है, आवश्यक है। इसी को देखते हुए सिविल सेवक में निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला क्या, ठीक, पहला ये है कि नकारात्मक विचारों को कम करें और सकारात्मकता को क्या करें, बढ़ावा दें। ठीक। दूसरा क्या, शांत रहने और तनाव को प्रतिबंधित करने की क्षमता का विकास करें, कितने भी क्रिटिकल कंडीशन हो। ठीक है ना। जैसे आप कई बार मोटिवेशन देखते होंगे, ठीक है ना, कि गीता में दो चीज़ों को बहुत अहमियत दी गई। पहला क्या, एक कहा गया है स्माइल, और एक कहा गया है साइलेंट। ठीक है ना, मौन और मुस्कान। ठीक है ना, मौन और मुस्कान, ये दो हथियार हैं और ये बड़े कारगर, आज वास्तविक जीवन में भी बड़े कारगर हथियार हैं। अगर आप अपनाएं तो इस चीज़ को देख लीजिए, कितने भी विषम परिस्थितियां हैं, आप मौन रहिए। ठीक है ना, और मुस्कुराते रहिए। सामने वाला जो आपका प्रतिद्वंदी होगा उसके सामने आप चुप रहिए, वो कितना बड़ा वक्ता हो, बोले जा रहा हो, बस आप शांत रहिए और हल्का सा मुस्कान दे दीजिए। इससे बड़ा कुछ जवाब हो सकता है नहीं। तो वही यहाँ भी चीज़ कही गई है कि शांत चित्त रखना। आप शांत हैं, सामने वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अरे यार, इतना चिल्ला डाले, इतना गुस्सा दिखा डाले, कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या करेगा, पलट के चला जाएगा कि नहीं। तो वही चीज़ है। और तनाव प्रबंधन, ठीक, ये बहुत बड़ी कला है, शांत रहना। ठीक है ना, और मुस्कुराना। ठीक है ना, विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराए, जो मतलब समझिए कि हर कला उसको आती है। ठीक है ना, मतलब क्या कि उसने अपने को क्या किया हुआ है, सेल्फ कंट्रोल किया हुआ है, जिसमें से एक घटक ये भी है कि नहीं है, सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक। आगे दूसरा क्या है, यहाँ सक्रिय रहना, एक्टिव रहना, अपने कार्य के प्रति, अपने वर्क एग्जीक्यूशन के प्रति क्या करना, एक्टिव रहना। तीसरा, चौथा क्या है, निष्ठावान। ठीक है ना, इंटीग्रिटी डेवलप करना, सत्यनिष्ठा जिसको कहा जाता है, इंटीग्रिटी डेवलप करना, ईमानदारी से एक पर ऊपर। ठीक है ना, क्लियर। और क्या है, अत्यधिक प्रतिक्रिया पर काबू। ठीक है ना, प्रतिक्रिया नहीं करना, यहाँ क्रिया करना है लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा अपोज में जाती है। प्रतिक्रिया हमेशा किस में जाती है, अपोज, उल्टा। ठीक है ना, प्रतिक्रिया, हमें एक्शन दिखाना है लेकिन रिएक्शन नहीं दिखाना। ठीक है ना, क्लियर। उससे बचना, अगर उससे बच गए
और उससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? शांत चित्त, ठीक है ना। तो यही है भावनात्मक समझ बढ़ाने के उपाय, ठीक है ना, क्लियर। निष्ठावान होना और आवश्यकता के समय मुश्किल भावनाओं को व्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करना, सबके लिए रहने की क्षमता प्राप्त करना, एक जटिल व्यक्ति के सामने प्रतिक्रियाशील न हो, ठीक है ना, क्लियर। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स व्यक्ति है, आप प्रतिक्रियाशील है, बात में उत्तर दे रहे हैं, तो वो आपको छोड़ेगा तो कहेगा यार हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है, बोल रहे कहीं ना कहीं वो रिएक्शन आप पे भारी पड़ सकता है। तो वही चीजें आगे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा एक अच्छा प्रश्न है। भावनात्मक बुद्धि दिल व दिमाग का क्या है? सम्मिश्रण, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ मिक्सचर ऑफ हार्ट एंड माइंड, ठीक है ना। आवर हार्ट एंड आवर ब्रेन दोनों का कहा जा सकता है इज अ मिक्सचर। ये स्पष्ट करना, ठीक है ना, क्या करना है? स्पष्ट करना, ठीक। भावनात्मक बुद्धि का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अपने तथा दूसरों के मनोभाव को समझना है, ठीक, उस पर नियंत्रण रखना और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उनको सर्वोत्तम उपयोग करना, ठीक। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट क्या है? भावनात्मक बुद्धि इंटेलिजेंस बुद्धि के प्रतिकूल नहीं है। बुद्धि यानी ब्रेन, और यहाँ हमको क्या करना है? दिमाग और दिल दोनों का संबंध बताना। तो पहला संबंध तो यही है क्या कि ये बुद्धि के यानी ब्रेन के प्रतिकूल नहीं है, मतलब अपोजिट नहीं, ठीक। तथा इसका अर्थ कदापि नहीं है कि इसके द्वारा दिल पर दिमाग की जीत हासिल की जाती है, ठीक है ना। दिल पर दिमाग की जीत मतलब हृदय काम नहीं कर रहा हो, दिमाग ही केवल काम कर रहा हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अथवा इसके अंतर्गत भावनाओं पर बुद्धि की विजय होती है, ठीक। आगे जानिए, भावनात्मक बुद्धि तो दिल व दिमाग का एक अनुपम संयोग, ठीक है ना। अगर भावना और बुद्धि के विभिन्न पक्षों यानी अनुरक्ति, मनोभाव, ठीक, संज्ञान, संकल्प, शक्ति आदि पर गौर किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भावनात्मक बुद्धि का संज्ञानात्मक यानी कॉग्निजेंट जो क्षमता है के साथ साथ भावना का बुद्धि के साथ अनुपम संयोग होता है। यहाँ क्या है? यहाँ संज्ञानात्मक क्षमता का मतलब क्या हो गया? IQ लेवल, ठीक है ना, कॉग्निटिव पावर, ठीक। और ये सभी सम्मिलित रूप से भावनात्मक बुद्धि के रूप में जाने जाते हैं। मतलब क्या? दोनों का ही क्या है? ये मेल, ठीक। आगे आइए, ऐसे बना देंगे तो अच्छा ही है, ठीक। यदि किसी व्यक्ति में भावना हो, भावना का मतलब क्या? भावना हृदय से आ रही, भावना किससे आ रही? हृदय से आ रही है, ठीक, क्लियर। और बुद्धि नहीं है, या फिर बुद्धि हो लेकिन भावना नहीं है, ठीक, तो हमारी समस्याओं का आंशिक समाधान ही संभव हो पाएगा, ठीक। आंशिक समाधान हो पाएगा, पूर्ण समाधान नहीं हो पाएगा। आंशिक का मतलब पार्शियल, ठीक है ना, और पूर्ण का मतलब टोटल, ठीक है ना। यहाँ हमारा पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? आंशिक रूप से हो रहा है, मतलब कुछ तो अधूरा रह जा रहा है। या तो आप बुद्धि का प्रयोग करें या तो भावना का प्रयोग करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावना जो आई वो कहाँ से आई? दिल से। और बुद्धिमत्ता जो आई वो कहाँ से आई? दिमाग से, ठीक है ना, क्लियर। ये भी आप टेंशन यही कर सकते हैं, दिमाग बनाइए और यहाँ बनाइए बुद्धिमत्ता, दिल बनाइए, यहाँ बनाइए क्या? भावना, इमोशंस, ठीक है ना, क्लियर। आगे समस्याओं के पूर्ण समाधान के लिए दिल व दिमाग दोनों की जरूरत पड़ती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में दोनों ही तत्व क्या है? शामिल है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक सिविल सेवक के कार्य निष्पादन में किस प्रकार सहायक है? देखिए बार-बार हमने क्या कहा था, किन किन क्षेत्रों में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र कौन है? सिविल सेवा,
क्यों? क्योंकि आप उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वही पक्ष आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा और वही पक्ष बार बार आ भी रहा है। ठीक है ना? क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक सिविल सेवक के कार्य के निष्पादन में किस प्रकार सहायक है? देख लेते हैं भाई। भावनात्मक समझ या भावनात्मक बुद्धिमत्ता को हम लोग संवेगात्मक बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है ना? कभी कभी ये वर्ड एक और नाम से आता है, भावनात्मक प्रज्ञता। प्रज्ञा माने भी क्या होती है? बुद्धि से ही संबंध है। ठीक है ना? तो कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर को पढ़ाए थे केवल बुद्धिमत्ता, आ गया संवेगात्मक बुद्धि, आ गया संवेगात्मक प्रज्ञता या इस तरीके से। ठीक है ना? तो सब हिंदी में थोड़ा सा क्रिटिकल, अब इंग्लिश में एक ही वो क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है ना? हिंदी में बदल देते हैं, हिंदी में बदल देते हैं, समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें हैं थोड़ा सा। ठीक, जानिए भावनात्मक समझ और संवेगात्मक बुद्धि किसी व्यक्ति की भावनाओं को जानने, उससे प्रतिबंधित करने और स्वयं को अभिप्रेरित करने। ठीक है ना? दूसरे की भावनाओं को पहचानने, दूसरे के साथ संबंधों को प्रतिबंधित करने। कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। ठीक है ना? पहले आपका सॉल्वे मेयर वाला, ठीक, और फिर कंपोनेंट को गिनवा लीजिए तो डेनियल गोलमैन आ जाते हैं। ठीक है ना? वही चीजें हैं। फिर आ जाइए भावना, एक सिविल सेवक के लिए क्या क्या उपलब्धता है ये जान लीजिए। कार्यस्थल पर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने से, मतलब चित्त शांत रखते हुए। ठीक, अधीनस्थों को सही मनोवृत्ति की पहचान करने में। ठीक है ना भाई? अधीनस्थ के साथ अगर कार्य कर रहे हैं और कार्य संस्कृति को अच्छा करना है, तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ भी एक आप भावनात्मक रूप से क्या हो, अटैच हो। ठीक है ना? अगर आप उनके दुख दर्द में शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी कार्यशैली भी क्या होगी, सुधरेगी। ठीक है ना? क्लियर? तो वही चीज़ का है। फिर प्रतिकूल परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने में, प्रतिकूल परिस्थितियाँ चल रही हैं, विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, नियंत्रण उसमें आएगा। अंतर्वैयक्तिक संचार में, इंटरपर्सनल स्किल्स में या कम्युनिकेशन में। आगे आइए हितधारकों को सही अभिवृद्धि की पहचान करने में। ठीक है ना भाई? सही अभिवृद्धि की पहचान करना। ठीक है ना? टू अंडरस्टैंड द इमोशंस, सॉल्वे मेयर का दूसरा वाला सिद्धांत क्या था? अंडरस्टैंड द इमोशंस। यानी कोई बच्चा है, वो रो रहा है, वो दिखावा कर रहा है या वाकई उसको खिलौना चाहिए, ये आपको पहचानने आना चाहिए। ठीक है ना? है कि नहीं है? तो वही चीज यहाँ का है, क्या है? हितधारकों की सही अभिवृत्ति, ठीक है ना, की पहचान करना। समय, सूचना, मानव संसाधन का उचित प्रबंधन। भाई जाहिर सी बात है कि सूचना का IQ का प्रयोग करें, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, प्लस मानव संसाधन जो भी है उनका उचित प्रबंधन करना। पीड़ित की मनोवृत्ति से सही आकलन में, और ये कैसे होगा? ये आपका एम्पैथी से होगा, वो भी एक घटक है, आप लोग को पढ़ाया गया है। ठीक, नकारात्मक आवेगों को नियंत्रित करने में, जो भी निगेटिव आपके आवेग हैं, ठीक है ना, उनको क्या करना? इमोशंस को कंट्रोल करना है। ठीक है ना? निगेटिव वाले को कंट्रोल करना है, कैसे? पता करना उसके पीछे कि ये निगेटिविटी आ क्यों रही है। ठीक है ना? क्या अगर ये मैं करता हूँ तो इसके आगे का पक्ष क्या होगा, सब चीज़ दृष्टिगत रखते हुए। ठीक है ना? यही चीज़ आगे दिया हुआ है। हितधारकों को की अभिवृद्धि को समझकर किसी परियोजना का सफल संचालन सुनिश्चित करने में आपका या दुर्घटना के दौरान पीड़ितों की मनोवृत्ति का सही आकलन कर उनके राहत और पुनर्वास की प्राथमिकताएं तय करना। ठीक है ना? क्लियर? उसके बाद स्वयं में नकारात्मक आवेगों को नियंत्रित कर एक स्वस्थ कार्यशैली विकसित करना। ठीक है ना? एक स्वस्थ कार्यशैली विकसित करने में। फिर उसके बाद दिया है अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल का विकास करने में। फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर बातचीत के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने की क्षमता का विकास होता है। मतलब ये मेन चीज़ें आप लोग एक बार देख लेंगे, सारी चीज़ें इसको तो आगे की जाती हैं। क्वेश्चन सबको समझना है कि कैसे कैसे करना है। आगे आते हैं। आगे दिया है भावनात्मक प्रज्ञता को, देखिए हमने कहा था ना, नाम बदल कर दिया है।
ठीक है ना, क्लियर। जैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता आ सकता है, संवेगात्मक बुद्धि आ सकती है, भावनात्मक समझ आ सकता है, या भावनात्मक प्रज्ञता आ सकता है, ठीक है ना, क्लियर। वही चीज़ है। इसको परिभाषित करते हुए प्रशासनिक कार्यों में इसके प्रयोग से उभरने वाले सकारात्मक पक्षों को लिखिए। फिर वही प्रशासनिक सेवा या सिविल सेवक से रिलेट करके आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना, क्लियर। कैसे, यानी यहाँ दिया हुआ है डेनियल गोलमैन के 5 घटक आप लिखोगे, ठीक है ना। 5 घटक कौन कौन से, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, ठीक, सेल्फ रेगुलेशन, ठीक, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है ना, और एम्पैथी, मतलब 5 घटक हो गए। उसके बाद क्या क्या है, कैसे, कहाँ कहाँ आएगा, एक कल्याणकारी राज्य में निरंतर बढ़ती है, वही चीज़ें जो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, ठीक है ना, वही सारी चीज़ें हैं। आप लोग देख लोगे तो कोई नया क्वेश्चन इसमें नहीं, ठीक है ना, क्लियर। सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लिए। इसी वजह से पहले आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ। कंसेप्ट जान लेने से कि कंसेप्ट में है क्या, तो कंसेप्ट में आप लोगों ने 2 या 3 ही चीज़ देखी है। पहला क्या कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, डेनियल गोलमैन और सॉल्वे-मेयर का सिद्धांत, ये हो गया। और आईक्यू और ईक्यू किस तरह से अंतर है, और सिविल सेवक के लिए मेनली हमारा किस तरह से क्या हो रहा है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग हो रहा है। इससे बढ़कर भी अगला प्रश्न आ रहा है, नहीं आ रहा, थोड़े बहुत चेंज के साथ वही घूम फिर करके प्रश्न आ जा रहे हैं, है कि नहीं है, ठीक। और कहने को भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, ठीक है ना। बस कंसेप्ट जाने रहिए, कंसेप्ट जाने रहेंगे सब कुछ लिखा है, ठीक है ना, क्लियर। आगे जाने, अगला प्रश्न कौन सा है भाई, अगला प्रश्न देखिए। जो थोड़े से वैसे प्रश्न हैं उनको पढ़ा जा सकता है, जैसे भावनात्मक समझ व्यक्ति के निर्णयन, ठीक है ना, निर्णय लेने में, यानी हाउ टू, ठीक है ना, हम लोग निर्णय कैसे लें, ठीक है ना, क्लियर। के साथ साथ समूह के निर्णय को भी प्रभावित करता है। यहाँ ये चीज कहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय, ठीक है ना, समूह को किस तरह से प्रभावित करता है, ठीक है ना। भावनात्मक समझ व्यक्ति के निर्णय के साथ साथ समूह के निर्णय को भी प्रभावित करता है, ये स्पष्ट है, ठीक है ना। जानिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता भावनाओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है, उन्हें चिंतन प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है, थॉट प्रोसेसेस से, ठीक है ना, उनको समझा जा सकता है, विनियमित किया जा सकता है, ताकि व्यक्ति की वैयक्तिक प्रगति प्रोत्साहित हो सके। वैयक्तिक प्रगति का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है ना, पर्सनल एबिलिटी हो सके, योग्यता बन सके, ठीक। यह नेतृत्व का प्रमुख गुण है, क्योंकि इसके माध्यम से न केवल स्वयं की भावनाओं का प्रबंधन होता है, अपितु अन्य लोगों की भावनाओं को समझ होती है, उन्हें प्रभावित भी किया जा सकता है। मतलब क्या है, ये जो है, मतलब भावनात्मक रूप से जो मतलब मैनेज कर रहा है, उसमें ये चीज़ कही है कि वो अपने पर्सनल एबिलिटी को क्या करेगा, निखारेगा। पर्सनल एबिलिटी में मोटिवेटेड होगा, और उसमें सेल्फ मोटिवेशन भी एक है, ठीक है ना। जब वो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन रहेगा, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं लीडर क्वालिटी को भी क्या करेगा, दिखाएगा। वही कहा है कि यह नेतृत्व का मतलब क्या होगा, लीडरशिप, ठीक है ना, लीडरशिप के गुण को भी क्या करेगा, विकसित करेगा। और जब सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा तो समाज को भी मोटिवेशन दिखाएगा कि नहीं। जैसे कहा गया है कि बड़े बड़े राजनेताओं में, ठीक है ना, भावनात्मक समझ ज़्यादा होती है, तभी वो एक समाज के परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखते हैं, मानते हैं, ठीक। एक बहुत बड़ा नेता, एक बहुत बड़े समाज, एक जैसे प्रभावशाली नेता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से पूरी तरह से वो है, तो
वो एक समाज का रुख भी बदल सकता है। किसके द्वारा? नेतृत्व के गुण के द्वारा, लीडरशिप के द्वारा। और ये लीडरशिप कहाँ से आ रही है? सेल्फ मोटिवेशन से आ रहा है। उसका ये गुण है, क्योंकि आप भावनात्मक गुणवत्ता में, वो बुद्धिमत्ता में 5 चीजें पढ़े हो। पहला क्या? सेल्फ अवेयरनेस। पहले तो उसके में स्वयं की जागरूकता हो। दूसरा क्या होगा? सेल्फ रेगुलेशन, खुद को रेगुलेट करेगा। रेगुलेट करना क्या? विषम से विषम परिस्थितियों में अपने को कंट्रोल कर सकता है, करता है। ठीक। तीसरा गुण है सेल्फ मोटिवेशन, विषम परिस्थितियों में भी वो मोटिवेटेड रहेगा। ठीक है ना? किसी भी तरह से मतलब समाज का रूप हो, लेकिन वो बदलने की क्या रखेगा? क्षमता रखेगा। फिर इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब क्या होगा? इम्पैथी का मतलब कि समाज के दुख दर्द को समझेगा। ठीक है ना? क्लियर? केवल सहानुभूति नहीं, समानुभूति की तरह। ठीक है ना? और सबसे अहम मुद्दा नेतृत्व का क्या है? सामाजिक कौशल, सोशल स्किल, वो भी तो है। तो इन 5 घटकों से ही मिलकर के तो हमारा भावनात्मक बुद्धिमत्ता बना है। बना है कि नहीं बना? तो आप वही चीज इसमें कहा है। आगे आइए, देख लीजिए। भावनात्मक समझ व्यक्ति और समूह। जब लोगों का समूह एक साथ कार्य करता है तो उनमें भावनाओं को विकसित होना स्वाभाविक है, परंतु उसमें भावनाओं के प्रबंधन का गुण होना अनिवार्य है। ठीक है ना? क्लियर? तभी समूह अपने निर्धारित लक्ष्य को कुशलता और दक्षता पूर्वक प्राप्त करेगा। उदाहरण के लिए, किसी भयंकर आपदा के बाद राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र व राज्य के विभिन्न विभागों में चर्चा हो रही है। इस मुश्किल घड़ी में उनके मध्य बेहतर समन्वय की क्या है? आवश्यकता है। ठीक है ना? बेहतर समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ठीक। सभी अधिकारी बेहतर रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं और किसी विभाग का प्रमुख कोई बात पसंद नहीं आई तो वह इसे अपने क्षेत्राधिकार का हनन समझते हुए क्रोध में बहस शुरू कर देता है। बहस बढ़ती है और परिचर्चा मुख्य मुद्दे से भटक जाती है। ठीक। मतलब क्या? इमोशंस पर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया और जहाँ था, जो मुद्दा होना था किसके लिए? राहत के लिए, वो राहत से बदल करके परिदृश्य ही बदल गया। तो समाज प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ है कि व्यक्तिगत उससे समाज भी क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। यही तो क्वेश्चन है। ठीक। आगे आइए। बहस बढ़ती है और परिचर्चा मुख्य मुद्दे से भटक जाती है तथा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो पाता है, जिसे बिना देरी किए लिया जाना आवश्यक था। ठीक। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि एक व्यक्ति की निम्न भावनात्मकता समझ ने पूरे समूह के निर्णयों को प्रभावित करते हुए समूह की उत्पादकता और परिणाम दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाला। ठीक है ना? क्लियर? तो मतलब क्या है कि अगर जहां आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए, ठीक है ना, इसी वजह से भावनात्मक बुद्धिमत्ता एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो 5 घटक रखे गए हैं, वो 5 घटकों का होना क्या है? अनिवार्यता है। ये आप मेंशन इसमें नहीं किया है, लेकिन आप अपने आंसर में उसको मेंशन जरूर करिए कि सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है ना, सेल्फ अवेयरनेस प्लस समानुभूति यानी एम्पैथी और उसके बाद सोशल स्किल्स, इन तत्वों का होना बहुत अनिवार्य है। तभी आप कुछ डिसीजन ले सकते हो। ठीक है ना? क्लियर? चित्त शांत रखना है। पता चला? देखिए, चित्त क्रोध में हुआ, निर्णय ही क्या हो गया? बदल गया। ठीक है ना? अगला दिया हुआ है आप प्रशासनिक पद्धतियों में, देखिए फिर आया क्या? प्रशासनिक पद्धतियों, ठीक है ना, यानी सिविल सेवकों में भावनात्मक बुद्धि का किस तरह से प्रयोग करेंगे। फिर देखिए वही चीज है, इसे आप लोग एक बार जो है क्या करेंगे? देख लेंगे। ठीक है ना? यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, एक उदाहरण को समझ लीजिए। उदाहरण जरूर देख लेते। जैसे उदाहरण के लिए दिया है, यदि कोई व्यक्ति उत्तर भारतीय राज्य का निवासी है, ठीक है ना, एक जिलाधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति पूर्वोत्तर भारत के सुदूर जिले में होती है। मतलब कोई उत्तर भारतीय था, उसकी कहाँ हो जा रही है? पूर्वोत्तर भारत। ठीक है ना?
सुदूर जिले में हो जा रही है, मतलब एकदम अंतिम समझ लीजिए, ठीक। आगे दिया है वहाँ की कई सांस्कृतिक मान्यताएं उसकी निजी मान्यताओं से असंगत है, ठीक है ना, मतलब टैली नहीं कर रही, ठीक। तो ऐसे में भावनात्मक समझ उसे उचित प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करने में क्या हो, सहायक, ठीक है ना, क्लियर। भाई वहाँ कुछ और है सांस्कृतिक चीजें, हमारी संस्कृति कुछ और कहती है, हम ऐसे जगह पहुंच गए जहाँ उल्टा है, बिल्कुल अपोज है हमारे पास। तो बजाय प्रतिक्रिया के हम क्या करें, उस वातावरण में ढल जाए, परिवर्तित हो जाए। अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर आप डीएम हैं, प्रशासक हैं, और चुनाव होते ही सरकार क्या हो जा रही है, बदल जा रही है, आपकी कार्य संस्कृति भी क्या हो जाएगी, सरकार के साथ बदल जाएगी। आप पिछले सरकार में कुछ और कर रहे थे, इस सरकार में कुछ और करोगे, तो क्या आप मतलब कहोगे कि नहीं हम डीएम हैं, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। भाई सिविल सेवक हो आप, समाज, भाई सरकार और समाज के बीच में आप मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हो, आप इसके अलावा कुछ नहीं, आप क्या हो, मध्यस्थ हो। मध्यस्थ मतलब सरकार जो कार्यक्रम चलाएगी उसको समाज के लिए धरातल पे उतारना आपका क्या है, कार्य। सरकार के फेवर में बोलना, सरकार जो जनता के लिए कर रही है उसमें योगदान देना, ये सब आपका क्या है, कार्य है। आप अपोज करने लगोगे, नहीं हम तो पुरानी पार्टी के साथ थे, ठीक। तो कहाँ आप में भावनात्मक समझ रहे हो, तो वही चीज है कि अगर यहाँ कहा है कि आप उत्तर दिशा में रहने वाले हो, आप पूर्वोत्तर में भेज दिया जा रहा है, वो भी सुदूर किसी क्षेत्र में जहाँ की संस्कृति आपके संस्कृति के बिल्कुल विपरीत हो, ठीक, संगत नहीं है, असंगत है। तो मतलब आपको यही भावनात्मक समझ उस समय क्या करेगी, उस समय आपको प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करने में सहायता देगी, ठीक है ना। चलिए आगे दिया हुआ है भाव। अब ये इस तरह के जो डायग्राम्स होते हैं ना, इन डायग्राम्स का प्रयोग जरूर किया है, इससे अच्छा नंबर मिलता है। कम समय में भी पन्ना भी भरा रहता है, लगता है कि पन्ना भी भरा है कि नहीं है, ठीक। चलिए, तो प्रशासन में भावनात्मक समझ के उपयोग मूल्यों एवं मान्यताओं में सामंजस्य बिठाने में, ठीक है ना। दूसरा क्या, टीम भावना को बढ़ाने में, ठीक है ना। भाई अगर डिजास्टर आ रहा है या कोई त्रासदी आ गई तो उन जगहों पे हम लोग क्या, टीम भावना, टीम वर्क करेंगे, है कि नहीं, कि हर जगह अकेले ही बढ़ जाएंगे, ठीक। आगे, आलोचना से उबर कर आत्म प्रेरित तथा आत्म प्रबंधित बनाए रखने का, आत्म प्रेरित आ गया, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक, सेल्फ मोटिवेशन आ गया, और सेल्फ मैनेजमेंट या सेल्फ रेगुलेशन, ठीक। कल्याणकारी राज्य में मानवीय पक्षों का समावेश करने, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, वर्तमान में शासन प्रशासन में कल्याणकारी राज्य, ये सब ऐसे ही दिया हुआ है, इसे एक बार पढ़िएगा, सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं आपको, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति की सफलता में भावनात्मक समझ महत्वपूर्ण कारक है। वही प्रश्न आया कि नहीं, एक जगह लिखा था IQ से अधिक EQ का रोल, अब क्या दे दिया है, किसी व्यक्ति की सफलता में भावनात्मक समझ महत्वपूर्ण कारक है। मतलब आप लिखना वहीं से शुरू कीजिए कि डेनियल गोलमैन ने क्या बताया था, कि डेनियल गोलमैन ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 घटक बताए थे, और ये बताया था कि EQ IQ से कहीं अधिक आवश्यक है, किसमें, प्रशासनिक कार्यों को निभाने में, ठीक है ना। अब उसमें क्या है कि EQ जो है आपके जानकारी संबंधित है, ये आपका किससे, भावनात्मक समझ। इसी में आप दिल और दिमाग वाला भी वो कर सकते हैं कि जो समझ विकसित हो रही है, जो भावना विकसित हो रही है, दैट वन इज रिलेटेड विथ हार्ट,
और जो बुद्धि रिलेटेड हो रही है दैट वन इज रिलेटेड विद ब्रेन। समझ विकसित किए, ठीक। आज दोनों का समान संयोजन होना आवश्यक है, ठीक। वो चीज लिखिए उसी में, वही चीज दिया हुआ है, दूसरे शब्दों में वह स्वयं और दूसरे की भावनाओं को समझने। ये सॉल्वे और मेयर का जो 4 सिद्धांत था, भावनाओं को प्रकट करने में, समझने में, ठीक है ना, मैनेज करने में, प्रबंधन करने में, तो वो पॉइंट्स डाल दिया है, उन पॉइंट्स को भी डालिए, ठीक है ना। अपनी भावनाओं को पहचानना, दूसरे की भावनाओं को पहचानना, ये क्या है, ये चाहे ये सॉल्वे मेयर का सिद्धांत है जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। पहला क्या था, अपनी भावनाओं को पहचानना, फिर दूसरों की भावनाओं को पहचानना, दूसरे की भावनाओं को प्रबंधित करना और अपनी भावनाओं का प्रबंधन, ठीक। कैसे कैसे करना है, फिर उसके बाद अंत में क्या दिया हुआ है, अतः भावनात्मक समझ से युक्त व्यक्ति अपने आसपास के स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है, जिसके साथ काम करने वाले लोग बेहतर कार्य संस्कृति का अनुभव करते हैं और तालमेल बैठा लेते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से आवश्यक है। आगे आइए, आगे ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, इस प्रश्न को देखिएगा और समझिएगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा भावनात्मक बुद्धिमत्ता, संवेगात्मक बुद्धि, भावनात्मक समझ और भावनात्मक प्रज्ञता, ये सब पॉइंट्स पढ़े हैं। लेकिन अब क्वेश्चन बदल दिया, क्वेश्चन बदल दिया है क्या, भावनात्मक भूख, ठीक है ना। भावनात्मक भूख और प्रेम में अंतर स्पष्ट करते हुए वर्तमान में भावनात्मक भूख के बढ़ने के कारणों को स्पष्ट किया, ठीक। अब तो सबसे पहले भावनात्मक भूख की अवधारणा समझ लें कि भैया भावनात्मक भूख है क्या, ठीक है। यानी भावनात्मक भूख यानी इमोशनल एपेटाइट जो उसको कहा जा सकता है, ठीक है ना, या हंगर, वह मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, साइकोलॉजिकल एक पक्ष है इसका, जिसमें व्यक्ति को प्रबल भावनात्मक सहयोग और समर्थन की जरूरत होती है, ठीक। ये है भावनात्मक भूख। भावनात्मक भूख में क्या होगा कि वो अगले से सहयोग और समर्थन की अपेक्षा करेगा, यही क्या है भावनात्मक भूख, ठीक। अब इसके कारण कई सारे हैं। पहला क्या कि बचपन में भावनात्मक सहयोग और समर्थन का अभाव, मतलब क्या रहा है कि उसके साथ हमेशा क्या रहा है, प्रतिक्रिया वाली ही भावना घटी है, ठीक है ना। मतलब वो कभी भी भावनात्मक रूप से संतुष्ट नहीं हो पाए, ठीक है ना। मतलब जो एक आशा की जाती है कि व्यक्ति किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े, वो उसके साथ कभी भी नहीं हुआ है। इसी वजह से उस सहयोग और उस समर्थन की उसको क्या है, चाह है। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, भावनात्मक भूख कह रहे हैं, ठीक। कहा है सामाजिक संपर्कों से अलगाव। भाई जाहिर सी बात है, आप किसी ऐसे जगह रह आइए जहाँ देखिए यहाँ 2 चीज़ें होती हैं। जैसे एक आप हैं और आप हैं, 2 लोग का मैंने ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया। इनको हमने माना कि इनके घर में संयुक्त परिवार का क्या है, उदाहरण मिलता है, ठीक है ना। इनके यहाँ एकल परिवार का उदाहरण मिलता है। यहाँ संयुक्त परिवार है, कई सारे परिवार मिलकर के एक साथ रह रहे हैं, ठीक है ना। चाचा भी रह रहे हैं, दादा भी रह रहे हैं, दादी भी रह रही हैं, परदादा भी रह रहे हैं, पूरा खानदान ही क्या हो गया, एक हो गया, संयुक्त परिवार वाला। इनके क्या है, एकल, ठीक है ना, क्लियर। आप देखोगे कि संयुक्त परिवार में भावनात्मक रूप से ये ज़्यादा अटैच्ड हो, मानते हैं, ठीक। जिन चीज़ों का इनके पे अभाव है, इनके पास क्या है, अभाव, किसका, भाई इनके साथ केवल माता है, पिता है और ये है। ये परिवार किसे कहते हैं और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, इनको समझ ही नहीं है। इनका जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट कैसा है, एकल है, अलगाव वाला है, सेपरेशन वाला है। और इनका कैसे है, एक्युमुलेशन वाला है, इकट्ठापन है। तो इसमें जो रस है वो इनको नहीं समझ, ठीक है ना।
वही सेम चीज ये कहा है कि सामाजिक संपर्कों से क्या है, अलगाव व्यक्ति ने, ठीक है ना। आप यहाँ लिख सकते हैं उदाहरण में संयुक्त परिवार संस्कृति, संयुक्त परिवार संस्कृति, ठीक। किसी से जुदाई का दर्द, ठीक है, आजकल काफी ये घटक लिया जा रहा है, ठीक, क्लियर। आगे वो भी क्या करेगा, वो भी जुड़ना चाहेगा, उसके में भी जो भूख होगी वो कैसी होगी, भावनात्मक रूप से वो आहत हुआ है, जाहिर सी बात है कि ये भूख होगी कि नहीं होगी, ठीक। आगे आइए, अलगाव की लंबी अवधि आदि, ठीक है ना। मतलब आप अगर संयुक्त परिवार में रहे हो, आप पता चले इलाहाबाद तैयारी करने को चले गए और करीब 12 वर्ष तक इलाहाबाद रह गए, केवल अकेले 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 अकेले, आप समझ ही नहीं रहे हो कि एक्चुअल परिवार क्या है, परिवार की संस्कृति क्या है। तो वो भी एक क्या होता है, चाह होती है कि मैं परिवार के साथ रहूं, ठीक है ना। तो ये भी एक क्या है कि एक भावनात्मक भूख हो जाती है कि नहीं यार हमको भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। वही चीज है। तो प्रायः लोग भावनात्मक भूख तथा प्रेम को समानार्थी समझने की भूल करते हैं, लेकिन ये परस्पर क्या है, अलग है, ठीक है ना। प्रेम अलग चीज है और भावनात्मक भूख अलग चीज है। भावनात्मक भूख जो है वो हमेशा कमी को दर्शाती है, लेकिन प्रेम कमी को नहीं दर्शाता, ठीक है ना, क्लियर। दिया है, परंतु दोनों में काफी अंतर होता है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं से क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। यानी प्रेम द्वारा व्यक्ति अपने साथी की भावनाओं का समर्थन करता है, उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है, जबकि भावनात्मक भूख में व्यक्ति का पूरा ध्यान स्वयं पर होता है, मैं किस तरह से, ठीक, और उसके साथी की भावनाओं में उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक। भावनात्मक भूख व्यक्ति की भावनात्मक इच्छाओं को दबाने के कारण उत्पन्न होता है, जबकि प्रेम प्राकृतिक इच्छा है। भावनात्मक भूख का परिणाम रचनात्मक एवं विध्वंसात्मक हो सकता है, जाहिर सी बात, ठीक है ना। और प्रेम क्या होता है, हमेशा रचनात्मक होता है, ठीक, वही कहा है, ठीक है ना। भावनात्मक भूख से लोगों को अति संरचित यानी ओवर प्रोटेक्टिव तथा तुनक मिजाजी बनाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। जबकि प्रेम दूसरे की भावनाओं व व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समझने में उसे पर्सनल स्पेस देता है, ठीक है ना, क्लियर। तो इस चीज को आप लोग पढ़िएगा। अब देख लीजिए वही चीज आया जो न्यूक्लियर परिवार में कह रहा था, ठीक है ना, कि न्यूक्लियर परिवार के विस्तार व माता पिता दोनों के कामकाजी होने के कारण बच्चों को पर्याप्त समय व भावनात्मक सहयोग व समर्थन न मिल पाने के कारण अब न्यूक्लियर फैमिली जनरेट होती जा रही है कि नहीं। भाई माता कहीं कार्य कर रही हैं, पिता कहीं कार्य कर रहे हैं, बच्चा क्या पढ़ जा रहा है, अकेला पढ़ जा रहा है, ना वो किसी से बोल पा रहा है। तो एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता, एक भावनात्मक भूख जो मतलब माता से उसको मिलना था, पिता से उसको मिलना था, जो प्रेम, क्या वो प्रेम मिल पा रहा है, उसका अभाव हो जा रहा है। इसी वजह से वो भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पा रहा है और भावनात्मक भूख की तीव्रता बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्लियर। वही दिया है, तकनीकी पर अत्यधिक निर्भरता ने लोगों को सामाजिक जीवन से अलगाव की स्थिति उत्पन्न करती है, ठीक, जिससे उनमें एक प्रकार की भावनात्मक शून्यता की उपस्थिति उत्पन्न हो गई है। जाहिर सी बात, आज सोशल मीडिया का दौर है, जिसको देखिए भाई पता चला पापा अलग मोबाइल लेके हैं, मम्मी अलग मोबाइल लेके हैं, भैया अलग मोबाइल लेके हैं, दीदी अलग मोबाइल लेके हैं, सब लोग चारों लोग चार कमरा चार कोना पकड़ के हैं। क्या फैमिली एक होते हुए भी एक दूसरे के साथ बैठ रही है, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर रही है? मान लीजिए उसी में कोई किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो क्या अगले को अपनी समस्या बता सकेगा? नहीं बता सकेगा, ठीक, क्यों? क्योंकि वो दूसरे के साथ उतना खुल ही नहीं पाया है, ठीक है ना, क्लियर। वह भावनात्मक सहयोग व समर्थन जो परिवार से उसे प्राप्त होना चाहिए था, आज सोशल मीडिया ने ले लिया, मोबाइल ने ले लिया। तो भावनात्मक परिवार में क्या हो रही है? भावनात्मक शून्यता बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? शून्यता बढ़ रही है, ठीक। गला काट प्रतियोगिता,
मानवीय व सामाजिक मूल्यों का पतन। अनेक कारणों ने लोगों को भावनात्मक रूप से एकाकी बना दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप भी लोगों में भावनात्मक भूख बढ़ी है। जाहिर सी बात है, यहाँ इम्पोर्टेंट बड़ा अच्छा समझाया भी है आप लोगों के लिए। देखिए दिया हुआ है क्या, एक है भावनात्मक भूख और ये है प्रेम। भावनात्मक भूख में क्या होता है, इच्छाओं का दमन से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अत्यधिक सुरक्षा की भावना आती है, मतलब आदमी प्रोटेक्टिव होता जाता है, ठीक। रचनात्मक एवं विध्वंसक परिणाम होते हैं। अच्छा, ये प्रोटेक्टिव अपने के लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए तो विध्वंसकारी हो जाएगा, ठीक है ना। और स्वयं पर पूरा ध्यान, किस पर, स्वयं, ठीक। लेकिन प्रेम में क्या है, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न व्यक्तिगत स्वतंत्रता, रचनात्मक परिणाम और साथी की भावनाओं का समर्थन, ठीक है ना, क्लियर। अब आइए, अब दिया है भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में संबंध स्पष्ट करते हुए, बुद्धिमत्ता और नैतिकता में संबंध स्पष्ट करते हुए इसकी आलोचना और सीमाओं का विश्लेषण करें। इसमें दिया है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाइल एक्सप्लेनिंग द कनेक्शन बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एथिक्स, एनालाइज इट्स क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस। अब यहाँ भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, ये सॉल्वे-वेयर का आपको सिद्धांत दे दिया है चारों, ठीक है। वो आप बता दोगे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक्चुअल में परिभाषा सॉल्वे-वेयर का ही है, लेकिन घटक अगर कह रहा है तो वो किसमें, ठीक। लेकिन समझ विकसित करने के लिए आपको दोनों का लिखना है, ठीक है ना, जहाँ जैसा पूछ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक। अब ये देखिए यहाँ आलोचना और सीमाएं क्या, अभी तक यही एक नया मिला है इसके बाद, ठीक। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता से कोई संबंध नहीं। संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता वो किसका पार्ट था, वो एटीट्यूड का पार्ट था, अभिवृत्ति का, ठीक है ना, पढ़े थे हम लोग, ठीक। साथ ही इसका मापन करना भी संभव नहीं है, क्योंकि यह एक सटीक विज्ञान नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, ठीक। वो ज्ञान आधारित है, संज्ञान, किसी के बारे में जानकारी आपको मिल गई तो मतलब उसके बारे में आपको वो विचार जानना, ठीक। आगे दिया है भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सीखने की प्रक्रिया अत्यधिक कठिन है तथा कई विद्वान इसकी व्यवहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना। इसकी व्यवहारिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक तरह से पूर्व में ही चली आ रही सामाजिक बुद्धिमत्ता और अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता है, ठीक है ना, क्लियर। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर सकता है, जो नैतिकता व मानवीयता की दृष्टि से उचित नहीं है, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई, सीमाएं और आलोचनाएं, ये चीज़ें ये हैं। फिर देखिए वही प्रशासनिक पद्धतियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का, ठीक है ना, ये डिफरेंट किताबों के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो समेट कर मैं आपके पास दे दिया। ये आपको समझने में समझ विकसित करेगा कि मतलब कैसे कैसे क्या करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर देखिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता को गठन करने वाले विभिन्न घटक, फिर आया घटक कंपोनेंट्स, ठीक। और फिर क्या कहा, एक लोक सेवक को अपने कर्तव्यों के निष्पादन में, वही चीज़ फिर से आ गई, ठीक। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के तत्व, और फिर उसके बाद भावनाओं का उपयोग, भावनाओं को समझना, भावनाओं का प्रबंधन और लोक सेवाओं के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व। फिर आ जाएंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता की उपयोगिता का परीक्षण कीजिए, किसके स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, कार्य समूह के स्तर पर और संगठनात्मक स्तर पर। इसे भी हम लोग देख चुके हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। व्यक्तिगत स्तर पर किस तरीके से, ठीक, ये मूल्य विकसित करना है, जैसे सत्यनिष्ठा हो गया, निष्पक्षता हो गया, तरफदारी होगी, वस्तुनिष्ठता हो गया, लोक सेवा के प्रति समर्पण हो गया, समानुभूति, सहिष्णुता। ये सब जो मैंने नोट्स दिया है उसमें सब दिया हुआ है, पर्सनल लेवल पर, समाज के लेवल पर, सिविल सेवक के लेवल पर, सब दिया हुआ है। अब देखिए, ठीक है ना, कार्य समूह के स्तर पर, ठीक है ना। अब आइए यही देखिए भावनात्मक प्रज्ञता, ठीक है ना। इसको एक चीज और कहे क्या, भावनात्मक प्रज्ञता, वो भी दिया हुआ, ठीक। इस तरह से हम लोग ये सारी चीजें क्या कर लिए, देख लीजिए।
अब एक चीज़ और दिया हुआ है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता भारत में प्रशासन एवं शासन में किस प्रकार सहायता करती है। सब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग को नहीं बताएंगे। एक बार क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो आज के लिए बस सेवा समाप्त, ठीक है ना, क्लियर। अब इसके बाद अगर जैसे चलता है तो मतलब आप लोगों को तो